कहीं ना कहीं पे होता है कि हमें तो कुछ सिखाया ही नहीं, दूसरे को ज़्यादा सिखा रहे हैं। वो चीज़ नहीं चलेगी क्योंकि आजकल हर जगह आपको ट्रेनिंग्स अवेलेबल है, फ्री ट्रेनिंग्स अवेलेबल है। ऐसे भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री में जो कि डिज़ाइन बैकग्राउंड से नहीं होकर भी बहुत अच्छा भी अपने फील्ड में कर रहे हैं। मैंने भी 12th तक में कॉमर्स लिया हुआ था। आपका फोकस ये होना चाहिए कि क्वालिटी ओवर क्वान्टिटी। ट्राई टू कीप योर सेल्फ वेरी अटेंटिव इन द प्रोसेस ऑफ वॉट यू आर लर्निंग। हेलो ऑल, वेलकम टू द शो। आज हमारे साथ है अंजलि वाजपेयी। तो इनसे जानते हैं इनके बारे में और इनकी करेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। हाय अरुण, सो माय नेम इज़ अंजलि वाजपेयी एंड मैं यहाँ पे इंटर्नशाला में पिछले 3 साल से एज अ विजुअल डिज़ाइनर काम कर रही हूँ। अभी मेरा रोल VD1 है। सो करेंटली जो मेरा वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अराउंड जो हमारी दूसरी टीम्स की रिक्वायरमेंट्स होती है उसको फुलफ़िल करने में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेसिकली मैंने कुछ 2 साल सोशल मीडिया को दिए हैं, बट अभी मेरा थोड़ा डाइवर्स काम होता है जो मेलर्स, मर्चेंडाइज, यूट्यूब थंबनेल्स, ये सब को डिलीवर करने में होता है। आप मतलब VD1 क्या होता है? ऑडियंस को समझ ही नहीं आएगा VD1 क्या? व्हाट इज VD1? VD1 वो एक डेजिग्नेशन है जो आपको एक्सपीरियंस के थ्रू अर्न करने के बाद मिलती है। फॉर एग्जांपल मैंने जब यहाँ पे ज्वाइन किया था तो मैंने एज एन इंटर्न ज्वाइन किया था, विजुअल डिज़ाइनर इंटर्न। तो जब मैं फ्रेशर थी, जब मैं सीधा कॉलेज से पास आउट हो गई, जब मैंने ज्वाइन किया था, जब मुझे नई नई चीज़ों को सीखना था, अपने सीनियर से गाइडेंस लेनी थी, तब मैंने यहाँ पे एज एन इंटर्न ज्वाइन किया था। हाँ, फिर विद द एक्सपीरियंस मुझे पहले एसोसिएट VD की तरफ फुल टाइम यहाँ पे एसोसिएट मींस विजुअल डिज़ाइन। हाँ, यस। एक हो गया विजुअल डिज़ाइन, एक हो गया ग्राफिक डिज़ाइन। जी, अगर हम बात करें कि व्हाट इज विजुअल डिज़ाइन, है ना, तो उसको आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे ग्राफिक डिज़ाइन और विजुअल डिज़ाइन में फर्क क्या है? जी बिल्कुल। जैसे कि किसी भी कंपनी के लिए हम कोई भी चीज़ अगर जैसे अगर वो ग्राफिक नहीं भी है, वो हमारा अगर मर्च है या फिर वो आप किसी सेटअप को देख रहे हैं, तो वो प्रॉपर एज अ विजुअल जो आपके विजुअल को अपीलिंग लगना चाहिए, वो आपका विजुअल डिज़ाइनर में आता है। ग्राफिक डिज़ाइनर का रोल जो जनरली होता है वो ये होता है कि आपने उस विजुअल डिज़ाइन एलिमेंट का बस एक एलिमेंट बनाया। फॉर एग्जांपल अगर हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर को कोई रिक्वायरमेंट आती है कि हमें इस बुक कवर के लिए आप लोगो बना के दो, या फिर कोई किसी भी चीज़ के लिए, कोई प्रोडक्ट के लिए आप लोगो बना के दो, तो वो ईज़िली ग्राफिक डिज़ाइनर कर सकता है। लेकिन जब आप विजुअल डिज़ाइनर को बोलते हैं कि हमें इस बुक कवर का पूरा एक लोगो बनाना है, तो विजुअल डिज़ाइनर है वो पूरा उसके पीछे की स्टडी करेगा कि किस टाइप का कवर है। सिर्फ लोगो बनाना उसका पार्ट नहीं होता, उस पूरे जो कॉम्पोजिशन है वो पूरा डिज़ाइन करना एक विजुअल डिज़ाइनर का काम होता है। ऑल्सो ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो होता है वो ब्रांड, मतलब कि जो प्रिंटिंग वाली चीज़ होती है या फिर जो हम ऑनलाइन देख रहे होते हैं उसका पार्ट होता है। मतलब कि लोगो हो गया तो वो प्रिंट हो रहा है, पर विजुअल डिज़ाइनर जो होता है वो प्रॉपर वो अगर बिजनेस कार्ड में है तो वो कैसा लगेगा, बैनर पे है तो कैसा लगेगा, उस एक लोगो का इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो सकता है विजुअली, वो विजुअल डिज़ाइनर का इट्स अ होल एक प्रोसेस जो आ गया विजुअल डिज़ाइन में आ गया जी, जिसमें आपका SPO से लेके आपको विजुअल कम्युनिकेशन से लेके आपको कैसा दिखेगा। बिल्कुल। मतलब वो एक लोगो बनाना तो एक पार्ट है, बट उस लोगो को हम विजुअली कैसे दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सॉफ्ट ड्रिंक का अगर हम कंपनी का एक उदाहरण लें, तो हमने बोला कि हमें सो एंड सो कंपनी के लिए एक लोगो बनाना है। ग्राफिक डिज़ाइनर ने लोगो आपको बना के दिख दिया, पर पैकेजिंग के ऊपर वो लोगो कैसा लग रहा है, कहाँ पे फिट हो रहा है, अगर हम उसका बैनर बना रहे हैं, उसका एडवर्टाइजिंग एक बैनर बना रहे हैं, तो वो लोगो का साइज़ कितना बड़ा होना चाहिए, है ना, उस लोगो का इम्प्लीमेंटेशन कैसा होना चाहिए, वो पूरा एक विजुअल डिज़ाइनर देखता है। तो ये डिफरेंस है ग्राफिक डिज़ाइनर और विजुअल डिज़ाइनर में। तो एक जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि विजुअल डिज़ाइन के अंदर ग्राफिक डिज़ाइन इज अ पार्ट। बिल्कुल। तो यहाँ पे इंटर्नशाला में तो दे रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर, राइट? यहाँ पे विजुअल डिज़ाइनर ही है। तो आपको ही कोऑर्डिनेशन करना है, आपको ये SPO से डिस्कस करना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, प्रोजेक्ट ब्रीफ लेनी है, आपको डिज़ाइन करना है, एंड देन आपको इम्प्लीमेंट करना है, एंड देन वो फॉरवर्ड आगे जाके फिर वो अप्रूव होगा जो कैंपेन होता है, राइट? इट्स अ ब्रॉड प्रोसेस फ्रॉम स्क्रैच। तो जो विजुअल डिज़ाइनर
ये हो सकता है कि ग्राफिक डिज़ाइनर का भी एक रोल हो इसमें, बट जैसे कि डिज़ाइनर्स ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो उनका सिर्फ ये नहीं होता कि आपको एक ब्रीफ मिल गया और आपको उसको डिलीवर करना है। उसके पीछे का जो स्टडी होती है, जो आप एक ब्रीफ मिलने से पहले जो प्रिपेयर करते हैं कि मुझे मेरे SPOC या फिर मेरे जो क्लाइंट है उनसे मुझे बैक एंड पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। लाइक अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट वो आपको मिल गई है, बट उसके पहले से आपको क्वेश्चनर प्रिपेयर करना होता है कि क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी ब्रांड की आइडियोलॉजी क्या है, आप अपने इस रिक्वायरमेंट के थ्रू आपका पर्पस क्या है, आप किसको सर्व करना चाहते हैं, ये टारगेट ऑडियंस आपकी क्या है। तो सिर्फ डिज़ाइन करना एक डिज़ाइनर का काम नहीं होता है, ऑल्सो जिस तरीके से आप उनसे पूछ रहे हैं, जो आपका वर्बली आपका जो अप्रोच है, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा रूड हो रहे हैं या ओवर स्मार्ट हो रहे हैं। आपको उनके साथ एम्पैथाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो इस फील्ड से नहीं है जो आपको ब्रीफ दे रहे हैं। तो उनकी जो लेम लैंग्वेज होती है, मतलब कि जो बेसिक लैंग्वेज होती है, जो डिज़ाइनर की लैंग्वेज नहीं होती, वो आपको लाइक स्टडी थ्रू करनी पड़ेगी कि जो कहना चाह रहे हैं वो मे बी डिज़ाइन लैंग्वेज में अलग चीज़ हो, बट उनके मन का भाव क्या है, राइट। तो कुछ चीज़ें होती है, जैसे अलाइनमेंट कह दिया हमने कॉम्पोजिशन कह दिया, वो शायद एक क्लाइंट को नहीं पता है कि वो सब क्या चीज़ है जो हम डिज़ाइन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो अगर वो बोल रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम कोई पोस्ट अगर उनको चाहिए, पोस्ट फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पोस्ट, तो कभी कभी वो बोल देंगे कि एक पोस्टर बनवाना है, पर डिज़ाइन लैंग्वेज में पोस्टर एक अलग चीज़ है ना। तो उनके बात करने के तरीके से, उनके ब्रीफ के तरीके से अगर हम वो कोई स्पेसिफिक डायमेंशन दे रहे हैं तो हमें स्टडी करना है, ये पोस्टर नहीं है, ये पोस्ट है। तो वो सब जो बैक एंड स्टडी होती है वो सब एक डिज़ाइनर को करनी पड़ती है। आपका बोलने का तरीका कैसा है, आप क्या क्या क्वेश्चनर प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अपने डाउट्स पहली बार में क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ना कि आपने पूरा डिज़ाइन बना दिया और फिर क्लाइंट कुछ और बोल रहे थे। तो टाइम टू टाइम फीडबैक लेना देना, टाइम पे पंक्चुअल होना, ये सब थोड़ा इम्पॉर्टेंट होता है डिज़ाइन फील्ड में। तो वो सारा एक डिज़ाइनर का ऑल इन ऑल वर्क होता है। यस, ऑल इन वन इज कॉल्ड ऑल इन वन ग्राफिक डिज़ाइन वर्क का काम इज कॉल्ड, वी कैन से इट्स अ विजुअल डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन में या फिर विजुअल डिज़ाइन में कोई आना चाहता है तो कोई स्पेसिफिक डिग्री करके है या फिर एक पर्टिकुलर फील्ड के लोग इसमें एंटर कर सकते हैं? बिल्कुल, कोई भी एंटर तो ज़रूर कर सकता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री में जो कि डिज़ाइन बैकग्राउंड से नहीं होकर भी बहुत अच्छा अभी अपने फील्ड में कर रहे हैं। और डिपेंड करता है कि आप कितना कीन हो उस स्किल को जानने के लिए, और आप एक नए चीज़ को सीखने में, अपडेटेड रहने में कितना इंटरेस्टेड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ तो मैंने भी 12th तक में कॉमर्स लिया हुआ था। मेरा जो स्कूलिंग हुई थी उसमें मैंने कॉमर्स बैकग्राउंड में पूरी प्रिपरेशन करी हुई थी कि मुझे अकाउंट्स वाले फील्ड में ही जाना है, बैंकिंग करनी है, फिर उस अप्रोच में था। बट एक सेकेंडरी मेरा जो सब्जेक्ट था होम साइंस का, तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, राइट, तो उसमें कहीं पे मुझे डिज़ाइनिंग का फैक्टर, ड्राइंग का या फिर किसी फैशन इलस्ट्रेशन को बनाने का मुझे मौका मिला था। तो वहाँ से बस एक स्पार्क मिला मुझे कि मुझे ये फील्ड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, तो मैं क्यों ना एक बार आजमा के देख लूँ, क्योंकि अभी तो टाइम है एक्सप्लोर करने का। तो जो फ्रेशर्स हैं, अगर उनको कहीं से भी वो स्पार्क दिखता है कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो वो बिल्कुल आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि उनको खुद को थोड़ा स्किल अप करना पड़ेगा, अपने आप को चीज़ को सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा। जो हमारे ट्रेंड्स चल रहे हैं अभी, रेफरेंसेस देख के, लाइक रियल वर्ल्ड के एग्जांपल्स देख के हम कैसे स्टडी कर रहे हैं, कितना अपने आप को हम निखार रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। भले आप उस फील्ड में कुछ सीखे हो ना सीखे हो, उसमें ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है। 12th आपने कॉमर्स से किया, जी। उसके बाद फिर आगे आपने क्या किया? जी, तो जब मैंने 12th मैं पूरा निपट गई अपने 12th से, तो मैंने डिज़ाइन के बारे में सीखा। लाइक मुझे अगर वो चीज़ एक्साइट कर रही थी, तो मैंने उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करी कि मैं कौन कौन से कॉलेजेस में अप्लाई कर सकती हूँ, मेरे मेरे लायक अफोर्डेबल कॉलेजेस कौन कौन से हैं जिनको मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, और बेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज मैं अपने लिए क्या बेस्ट प्लान कर सकती हूँ। तो मैंने अपने आप को काफ़ी टाइम दिया। अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने 12th के बाद 1 साल ड्रॉप भी लिया था, ताकि मैं प्रॉपर अपना टाइम इन्वेस्ट कर पाऊँ, नो डिस्ट्रैक्शंस, नथिंग। तो मैंने प्रॉपर उस चीज़ पे एक कोर्स
अप के लिए भी अप्लाई किया था। और तो मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा, अपने आप को टाइम दिया। ऐसा भी नहीं कि बहुत प्रेशर लेके एकदम सब कुछ एक दिन में ही सीख लेना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बट आप गो विद द फ्लो एंड ट्राई टू कीप योर सेल्फ वेरी अटेंटिव इन द प्रोसेस ऑफ वॉट यू आर लर्निंग। तो प्रॉपर 1 साल मैंने अपने आप को ट्रेन किया। फिर मैंने निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के लिए मैंने प्रिपेयर किया। मैंने अपने आप को 6 महीने दे दिए थे प्रॉपर डेडिकेशन के साथ कि मुझे एक अटेम्प्ट में ये निकालना है कॉलेज, मुझे जाना है अच्छे से अच्छे कॉलेज में। तो मैंने NID का एग्ज़ाम दिया था, मैंने निफ्ट का एग्ज़ाम दिया था, और मैं साथ साथ नाटक के लिए भी थोड़ा बहुत देख रही थी, रिसर्च कर रही थी। बट मैंने उसका एग्ज़ाम नहीं दिया था। बट मेरे कलीग्स थे जो उस इंस्टीट्यूट में थे। कौन सा वाला बताया? नाटा, आर्किटेक्चर का भी होता है उसमें। बट मेरा थोड़ा सा फैशन इंस्टीट्यूट की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन था, तो मैंने निफ्ट और NID पे ज़्यादा फोकस किया था। दोनों प्रेस्टीजियस कॉलेजेस हैं हमारे इंडिया में। तो उसका अटेम्प्ट दिया मैंने, और वो एक बार में मैंने क्लियर कर लिया था। निफ्ट का क्लियर कर लिया था। तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई वांटेड टू लाइक परस्यू, तो वो था फैशन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। तो फैशन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट मुझे इसलिए थोड़ा एक्साइट करती थी क्योंकि उसमें सिर्फ फैशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, उसमें हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीख सकते थे, उसमें हम स्टाइलिंग भी सीख सकते थे, फोटोग्राफी भी सीख सकते थे। इनफैक्ट लाइक जो भी हमारे बेसिक बाकी के एक्सप्लोरेशंस होते हैं, लाइक डिज़ाइन स्टडी, डिज़ाइन अप्रोच, पब्लिकेशन डिज़ाइन, जिसमें हम डायरी डिज़ाइन, मर्च डिज़ाइन, सब कुछ ओवरऑल एक वो पूरा बंडल था डिज़ाइनिंग का। तो वो मुझे काफ़ी एक्साइट कर रहा था, और उसका मुझे जोधपुर सेंटर मिला था, अलॉट हुआ था। तो 4 साल मैंने वहाँ पे पूरी ज़ोरों शोरों से स्टडी करी। और फिर उसके बाद मैंने मल्टीपल इंटर्नशिप्स के लिए भी साथ साथ अप्लाई किया। फर्स्ट ईयर में भी इंटर्नशिप करी मैंने, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जितने भी मेरे समर वेकेशंस होते थे, तो मैं कहीं ना कहीं से वो चाहती थी कि मुझे एक्सपोजर मिलता रहे इंडस्ट्री का, चाहे वो छोटे लेवल पे ही क्यों ना हो। बट हर जगह से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिल रहा होता है। और तो ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ सीधा ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटर्नशिप करी थी। फर्स्ट ईयर का जो मेरा इंटर्नशिप था वो फ़ोटोग्राफी में था, क्योंकि मुझे फ़ोटोग्राफी का भी उस टाइम पे बहुत शौक़ था। तो मैं अपने शौक़ को, हॉबी को मैं प्रोफेशन में भी कन्वर्ट करना चाहती थी। फिर जब आप मल्टीपल चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हो, तो विद एक्सपीरियंस आपको पता चलता है कि इस इंडस्ट्री में और मतलब मेरे लिए और क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोटोग्राफी सिर्फ फ़ोटोग्राफी वाला इंटर्नशिप नहीं था, वो एक पैकेजिंग डिज़ाइन के लिए इंटर्नशिप था। तो क्या था कि जो पैकेजिंग बनानी थी उसका हम ग्राफिक तो विजुअल तो देख रहे हैं, बट मुझे वो जो उस प्रोडक्ट पैकेजिंग पे जो प्रोडक्ट लगना है वो भी मुझे मेरे अकॉर्डिंग चाहिए था। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, वो मेरा जो प्रोडक्ट था वो स्नैक्स थे, इंडियन स्नैक्स। तो लेजिट मैंने वो स्नैक्स ऑफिस में मंगवाए, फिर उसका प्रॉपर शूट किया, फिर उनको एडिट करके उनको पैकेजिंग पे लगा के फिर डिलीवर किया। तो वो पूरा प्रोसेस मुझे स्क्रैच से सीखने को मिला कि आप खुद की फ़ोटोग्राफी को अपने पैकेजिंग पे कैसे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो मल्टीपल, एक ही इंटर्नशिप में आपको मल्टीपल चीज़ें सीखने को मिल सकती जी। तो वो मेरा फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप का जर्नी स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैं कर रही थी तो वो मुझे एक्साइट कर रहा था। मेरा क्वेश्चन है कि इससे आपके लिए क्या लर्निंग है, या आप क्या टिप्स देना चाहोगे कि अर्ली इंटर्नशिप स्टार्ट कोई करता है तो उसे क्या बेनिफिट्स हैं? अर्ली इंटर्नशिप स्टार्ट करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उनमें से सबसे पहला ये है कि जब आप यंग होते हो, आप एकदम फ्रेशर होते हो, तो आपका जो माइंड होता है वो ईज़िली नई चीज़ों को अडेप्ट और लर्न करता है। आप रिजिड नहीं होते किसी चीज़ की, नहीं कि मेरा अप्रोच ही सही है ना। तो ये चीज़ क्योंकि हम उस टाइम पे क्या होता है कि हम एकदम नए होते हैं, हमें नहीं आता, हम ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होते हैं कि हमें नहीं आता। जब हम बहुत एक्सपीरियंस हो जाते हैं, या फिर हम एक एक्सपीरियंस को हम वो कर लेते हैं, पार कर लेते हैं, तो हम एक कहीं ना कहीं अपने माइंड में ना चाहते हुए भी ये इमेज बना लेते हैं कि हमें तो आता है। पर फ्रेशर्स के साथ ये चीज़ नहीं होता है। फ्रेशर्स जब हम होते हैं ईजिली मोड हो जाते हैं, उनमें वो मतलब उत्सुकता रहती है कि और मतलब सीखने के लिए ये तो मुझे नहीं पता था, वो चीज़ वो एक्सेप्ट, ये तो मुझे नहीं पता था, मैंने नया सीखा है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है जब हम अर्ली इंटर्नशिप कर रहे होते हैं कि सीखने के साथ साथ हम सीखने के लिए एक्साइटेड भी रहते हैं। जैसे कि जब मुझे पता चला कि मैं पैकेजिंग डिज़ाइन कर रही हूँ, तो मुझे पता था कि ठीक है, अरे इसमें फ़ोटोग्राफी भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं था कि नहीं, मैं तो यहाँ पे इंटर्नशिप करने यही पर्पस के लिए मैं फ़ोटोग्राफी क्यों करूँ, वो चीज़ नहीं होती है, वो रिजिडिटी नहीं होती है इंटर्न्स में। हाँ, तो नेक्स्ट आपने क्या किया?
नेक्स्ट मैंने एक प्रिंट डिज़ाइन की इंटर्नशिप करी थी, सेकंड ईयर में करी थी? सेकेंड आई थिंक, हाँ सेकेंड ईयर में करी थी। तो उसमें वो 2 महीने की इंटर्नशिप होती है, लेकिन आप चाहते हो कि हम देख लें कि उसे, और हाँ मैंने आपको ये भी बताना चाहती थी कि थर्ड चीज़ क्या होती है जब आप अर्ली इंटर्नशिप्स कर रहे होते हो, वो ये होती है कि जैसे जैसे आप इंटर्नशिप कर रहे होते हो आप लोगों से मिलते हो, आपकी जो नेटवर्किंग होती है वो बढ़ती है ना। तो जैसे जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी तो मेरे सीनियर जो मुझे गाइड कर रहे थे, मेरे मेंटर्स वहाँ पे जो थे, उन्होंने देखा होगा कि स्कोप है, कीन है। तो आप जब उनसे शुरू से कनेक्ट हो जाते हो तो कहीं ना कहीं विद एक्सपीरियंस आपको वो हेल्प कर रहे होते हैं, वो नेटवर्किंग आपको बहुत हेल्प कर रही होती है। आप एक शेल में नहीं होते, आपको पता चलता है कि नया क्या हो रहा है। जैसे वो जो FMCG के लिए एक पैकेजिंग करी, वो मुझे आगे भी काम आई कि अब नया क्या हो रहा है पैकेजिंग में, अब वहाँ पे क्या हो रहा है, उस ऑफिस में अब क्या हो रहा है। जब आप फ्रेंड्स बना लेते हो, कलीग्स बना लेते हो, तो वो सब चीज़ें काम के लिए तो है ही, बट आपकी नेटवर्किंग और आपके बेटरमेंट ऑफ फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप अर्ली इंटर्नशिप करो ही करो, चाहे वो 1 महीने की हो, 2 महीने की हो। सर्टिफिकेट के लिए मत करो, बट आप सीखने के लिए करो। ऐसा नहीं कि इंटर्नशिप में ध्यान नहीं है बट सर्टिफिकेट मिल जाए, है ना। तो although that helps, but सीखना is the most important part of internship. ठीक है, ये तो हो गए अर्ली इंटर्नशिप स्टार्ट करने के बेनिफिट्स कितने सारे हैं, तो आपने बता दिया। अब आगे जानते हैं कि आपकी आगे कौन कौन सी इंटर्नशिप आपने करी जो आपको बेनिफिट्स रियलाइज करी। तो मेरा, जैसे मैंने आपको बताया, शुरू से ही बहुत डाइवर्स फील्ड रहा है कि मेरे को बहुत थैंकफुली बहुत सारे ऑप्शंस मिले हुए थे। आपने पहले कॉमर्स से शुरू किया, फिर उसमें आपने एक साल का पॉज किया, फिर आपने NIT निफ्ट लेवल प्रिपेयर किया, फिर आपने इसमें आगे फिर फोटोग्राफी की पहले आपने इंटर्नशिप करी। हाँ, और स्विच करने के लिए भी आपको बहुत हिम्मत चाहिए रहती है कि आप अपने रिस्क टेकिंग, और वो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट भी आजकल के ज़माने में, जो हमारे यहाँ जिस तरीके से एकदम डाइवर्स सब कुछ चल रहा है, नई चीज़ें आ रही है इंडस्ट्री में। तो आपको ये थोड़ा सा आगे तक का थोड़ा देखना पड़ेगा कि आगे क्या चीज़ चलने वाली है। जैसे मैंने थोड़ा फोर्स ही कर लिया था कि आगे वाले इंडस्ट्री में, जबकि वो उस टाइम पे इतना ग्राफिक का इंपॉर्टेंस नहीं था, इतना लोग एडवर्टाइजिंग पे फोकस नहीं कर रहे होते थे, रैदर वो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट और इन सब पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते थे। सोशल मीडिया वगैरह इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था, क्योंकि आप देखो तो आफ्टर कोविड सोशल मीडिया का ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया है। लोग मोस्ट ऑफ द टाइम अपना फ़ोन पे व्यतीत कर रहे होते थे, पहले ये नहीं था। पहले वो मोस्टली अपना टाइम ऑफिस में या फिर ऐसे जगह पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे होते थे। तो जब मैं कॉलेज में थी तब मैंने देखा ये नया कल्चर है इंस्टाग्राम का। उस टाइम पे एक प्रोफाइल भी नहीं थी मेरी पर जैसे जैसे लोग उस चीज़ पे ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करने लगे, तो मैंने थोड़ा सा फोर्स ही कर लिया था कि अब जो आपका सोशल मीडिया इंटरेक्शन है, मार्केटिंग, सब कुछ फ़ोन पे ही होने वाला है। क्योंकि अमेज़ॉन फ़ोन पे आ गया, आप ग्रॉसरी लेने के लिए भी आपको घर पे ही फ़ोन में वो हो जाएगा। हाँ, तो वो जो चीज़ है वो आपको थोड़ा फोर्स ही करना पड़ेगा कि अगर आप ये करियर परस्यू कर रहे हो तो इसका आगे क्या स्कोप है, उस हिसाब से आप अपना माइंड बिल्ड करो। सोचना पड़ेगा कि मैं ग्राफिक डिज़ाइन या विजुअल डिज़ाइन में आना चाहता हूँ, तो मैं किस चीज़ में, क्योंकि बहुत ब्रॉड फील्ड है, स्पेसिफिकली किस फील्ड को टारगेट कर रहा हूँ, उसमें भी आपको बहुत फ्लो के साथ चलना पड़ेगा। जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला, हाँ, आप स्टिक, ऐसा नहीं कि एक ही में स्टिक होकर चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो आप फ्लो के साथ बढ़ रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको वही अपने सेकंड इंटर्नशिप के बारे में बता रही थी, तो डाइवर्स फील्ड तो था ही, तो मुझे इंटरेस्ट जो था मैं सब एक्सप्लोर करी थी। तो मुझे प्रिंट और खुद के इलस्ट्रेशंस बनाने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था उस टाइम पे कि मैं अपने ड्राइंग्स, तो पहले तो मैं इलस्ट्रेशन नहीं बनाती थी, मैं ड्राइंग बनाती थी अपने स्केच बुक वगैरह में। तो उस टाइम पे मुझे था कि मुझे इस स्केच बुक वाली ड्राइंग को कहीं पे देखना है, मतलब रियल चीज़ में देखना है। तो मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया, तो मुझे बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ मिली। फॉर एग्जांपल अलीशिया सूजा करके एक डिज़ाइनर है, तो वो अपने प्रिंट्स बनाती थी और उसका ही वो मर्च बना देती थी। तो वो चीज़ मुझे बहुत एक्साइट करती थी। तो चुंबक नाम की कंपनी अगर आपने सुनी है, तो उनके बहुत ही क्वर्की प्रोडक्ट्स होते हैं। तो मुझे था कि मुझे कुछ ऐसा मतलब देखना है कि डेवलप करके कि मेरे डिज़ाइंस अगर किसी चीज़ पे जाते हैं तो वह कैसे लगते हैं। तो मैंने कंपनीज़ के लिए अप्लाई किया और वहाँ पे थैंकफुली एक उनका दिवाली का एक प्रिपरेशन चल रहा था, जहाँ पे वो चाह रहे थे कि हम अपने लिए गिफ्ट बॉक्सेस बनाएं जो हम अपने कस्टमर्स को दें। तो दिवाली थीम पे फिर मुझे एक मौका मिला कि मैं अपने इलस्ट्रेशंस बनाऊं और उनको डेवलप करके मैं प्रोडक्ट के ऊपर प्लेस करवाऊँ। तो वो इन हाउस सब कुछ हो रहा था, उनकी प्रिंटिंग वगैरह सब कुछ इन हाउस थी।
तो मुझे ये सीखने को मिला कि कैसे फ्रॉम स्क्रैच डिज़ाइन आपकी डेवलप होती है, क्या क्या कलर में आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या आपको कितने स्ट्रोक, मतलब कि वो जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो तो दिखी मुझे, बट आप प्रिंटर से कैसे कोलैबोरेट करते हो, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सब मुझे सीखने को मिला। तो अगर मैं वो 2 महीने की इंटर्नशिप नहीं करती तो शायद मुझे नहीं सीखने को मिलता वहाँ ऑफिस में रह के। तो वो चीज़ बहुत ही सही थी। अगर मैं आपको थर्ड इंटर्नशिप के बारे में बताऊँ तो उसमें भी कुछ ऐसा ही रोल था। उसमें भी मुझे प्रिंट, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो बन चुका था अब तक, तो थर्ड लाइक इंटर्नशिप के मैं आपको फोर्थ बेनिफिट ये बताती हूँ कि जैसे जैसे आप इंडस्ट्री में काम करते जाते हो आपका पोर्टफोलियो भी बिल्डअप होता रहता है। तो आप जब बाकी अपने लाइक जो आपके कॉलेज मेट्स हैं अगर वो इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं इंटर्नशिप में और आप कर रहे हो, तो आपको एक अपर हैंड मिलता है कि उनका पोर्टफोलियो नहीं बन रहा है, आपका बनता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं 4 साल बाद जब आप ग्रेजुएट होंगे तो आपको एक अपर हैंड मिलेगा कि आपके पास एक डाइवर्स काइंड ऑफ वर्क है। क्योंकि जब आप 4 साल के बाद निकल जाओगे तब तो आपको कोई एक ही चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी जिसमें आप बेस्ट हो, राइट। पर वो चीज़ जो आप बेस्ट हो जिस चीज़ में, वो चीज़ आपको मतलब जानने के लिए आपको मल्टीपल चीज़ों पे हाथ आजमाना पड़ेगा। तो जब आप निकल जाओगे तब आपके पास शायद वो टाइम नहीं रहे जो कि आपके पास उन ड्यूरेशन में रहता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरा इसके बाद आने वाला है रिगार्डिंग पोर्टफोलियो। बिल्कुल, ओके। तो पोर्टफोलियो जो है वो जैसे कि मैंने बताया कि आप इंटर्नशिप कर रहे हो तब तो आपका बन ही रहा है पोर्टफोलियो डाइवर्स फील्ड में। अगर आप किसी स्पेसिफिक जॉनर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मेरा तो पोर्टफोलियो फोटोग्राफी का बन गया। पोर्टफोलियो की बात ही हम कर रहे हैं, पहले जानते हैं कि एक्चुअली में पोर्टफोलियो होता क्या है, राइट। मतलब पता चले ऑडियंस को कि पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, ये है क्या? राइट। पोर्टफोलियो आपका वो की इंग्रेडिएंट है जो आपकी रेसिपी को बेस्ट एंड बेस्ट बना सकता है। तो वो ये चीज़ है कि आपका जितना कंपाइलेशन ऑफ वर्क है, ऐसा भी नहीं कि आपने 50 काम किया तो आप 50 पोर्टफोलियो में डाल दो। पोर्टफोलियो एक्चुअली क्या होता है, जितना आपने काम किया है उसको विजुअली अपीलिंग तरीके से आप अपने एम्प्लॉयर को, जो कि आपको हायर करने वाले इन फ्यूचर, उनको आप कैसे दिखा सकते हो अपना काम, है ना। आपने अगर डाइवर्स फील्ड में काम किया है तो आप सारे डाल सकते हो, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। उसको आपको ऐसे नहीं कि एक साथ सब कुछ दिखा देना है। उसका आप एक वेबसाइट के थ्रू आप डेवलप करवा सकते हो, आप अपने सारे काम को बिहांस के ऊपर अपलोड कर सकते हो, या फिर आप अपनी एक अलग इंस्टाग्राम आईडी बना सकते हो और अपना सारा काम डाल सकते हो, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम बहुत ही कॉमन है। आपको अगर किसी के नज़र में आना है तो आप इंस्टाग्राम, बिहांस, तो पोर्टफोलियो बस आपका एक कंपाइलेशन होता है आपके जितने भी काम का जो आपको करना आता है, जिसमें आप स्किलफुल हो, जो आपका बेस्ट एंड बेस्ट वर्क है वो उसको दिखाने का तरीका इस पोर्टफोलियो। बेसिकली इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ योर बेस्ट वर्क। मीडियम कैन बी एंड मीडियम कैन डिपेंड, like it can depend on the basis of what you prefer, जहाँ पे आप अपने आप को बेस्ट पोर्ट्रे कर सकते हो, क्योंकि वो भी डिपेंड करता है कि आपका फील्ड क्या है। जैसे जो अगर हम डिज़ाइन का देखें तो डिज़ाइन का बिहांस, ड्रिबल, ये पोर्टफोलियो शोकेस करने के लिए बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आप जितनी जल्दी हो सके अपना एक बिहांस आईडी बनाओ, ड्रिबल आईडी बनाओ। अगर आपको एनिमेशन में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, अगर मेलर वगैरह में इंटरेस्ट है तो भी ड्रिबल, एक मेलर मतलब UI UX डिज़ाइन, अगर इन सब में आपको इंटरेस्ट है तो आप मोबिन और ड्रिबल ट्राई कर सकते हो। कोई अपना पोर्टफोलियो बनाएगा कैसे, राइट? कोई फर्स्ट ईयर में आ गया, अब फाइनल ईयर में पास आउट होता है, तो अब वो कैसे बनाता है पोर्टफोलियो, बिल्ड कैसे करेगी? फोर्थ ईयर में आते थे उसकी बहुत अच्छी पोर्टफोलियो बन जाए। बिल्कुल, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। काश मैं भी जब अपने कॉलेज में होती तो मुझे पता होता। मैं यही चाहती थी कि, क्योंकि जब एकदम स्क्रैच से मुझे शुरू करना था इंटर्नशिप, तो ऐसा नहीं कि कॉलेज में जाने के बाद ही मेरा पहली बार में इंटर्नशिप लग गया था। तो ऐसे टाइम पे मैं काफ़ी क्लूलेस भी थी कि मैं कहाँ से लाइक स्टार्ट करूँ अप्लाई करना, या फिर कौन सा काम मैं डालूँ, कौन सा काम नहीं डालूँ। तो मैं बहुत थैंकफुल होती अगर मुझे क्वेश्चन कभी मिला होता। तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको यही बता सकती हूँ कि आपका टारगेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुझे एकदम बेस्ट काम ही डालना है। जो आप अपने कोर्स में सीख रहे हो, असाइनमेंट्स जो कर रहे हो,
ट्राई करो कि आप उसको बेस्ट करो अपने लेवल पे, जितना आपके पास टाइम असाइंड है। आप उसको ऐसे सोच के मत करो कि मुझे ये काम अपने टीचर को दिखाना है इसलिए मैं कर रहा हूँ, या फिर अपने प्रोफेसर को दिखाना है इसलिए मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप ये सोच के करो कि ये जो काम है ये मैं अपने बॉस को दिखाने वाली हूँ, अपने एम्प्लॉयर जो मुझे हायर करेंगे, जो कंपनी मुझे अप्रोच करेगी, ये काम उन तक पहुँचने वाला है। क्योंकि जब हम किसी काम को एक दिन में कर रहे होते हैं और जब हम किसी काम को 3 दिन का पूरा प्रोसेस बना के कर रहे होते हैं, उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। और जब हम कॉलेज में होते हैं तो ये हमारा बेस्ट टाइम होता है कि अगर हमें कोई भी डाउट आ रहा है तो कोई हमारे पास है बताने के लिए, हमारे सीनियर्स हैं या फिर हमारे प्रोफेसर्स हैं। तो टाइम लेके आप अपना काम करो ताकि वो बेस्ट हो और वो आप अपने पोर्टफोलियो में डाल पाओ। टाइम भी है, मेंटोर भी है और आपको टूल्स भी हैं, आपको गाइडेंस भी मिल सकती है। तो हमारे टाइम पे गलती ये होती थी कि हम उसको बस असाइनमेंट करके सोचते थे कि अभी क्या है, अभी तो पहला साल है, 4 साल बाद तो नौकरी लगनी है, तो क्योंकि 4 साल तो कॉलेज में रहना है। पर नौकरी नहीं लगेगी, लेकिन सेकेंड ईयर में आपकी इंटर्नशिप ज़रूर लगेगी, वो भी किसी नौकरी से कम नहीं है, क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा, आपको कुछ डिलीवर करना हो, आपके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको किसी कंपनी के लिए कुछ करना होगा। तो वो मैच्योरिटी आपकी फर्स्ट ईयर में आ जानी चाहिए कि ये काम सिर्फ काम नहीं है, ये मेरा फ्यूचर है। उस तरीके से आप अपना कोई भी असाइनमेंट करो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, चाहे वो आपके मतलब मैं अगर अपने एग्जांपल दूँ, फोटोग्राफी का असाइनमेंट भी आप उतने ही डेडिकेशन के साथ करो जितना आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का असाइनमेंट कर रहे हो, उतने ही डेडिकेशन के साथ करो जो आप स्टाइलिंग का कर रहे हो, जो मेरे सब्जेक्ट्स थे। तो वो आप पहले तो फोकस करो कि आपका काम बेस्ट हो। अगर काम बेस्ट नहीं हो रहा है तो उससे आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, वो दूसरे या तीसरे बार में हो जाएगा। आपके हो सकता है कि आपके जो लाइक क्लासमेट्स हैं उनका काम आपको ज़्यादा लग रहा है और आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो रहे हैं कि नहीं मेरा तो इस लेवल का काम नहीं है, हाँ मेरा उस लेवल का काम नहीं, और आप डीमोटिवेट हो रहे हो। बट उनसे कॉम्पीट करने की जगह आप उनके साथ रह के सीखो कि कैसे किया, तुम्हारा क्या प्रोसेस रहा है, तुमने कैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया था, और उस ड्यूरेशन में आप जो सीखोगे वो आपके नेक्स्ट काम को रिफ़ाइन कर देगा। तो फर्स्ट ईयर से, और ये चीज़ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जितने भी आपके कॉलेज के साल हैं ये आप रिपीट करो, और वो धीरे धीरे जो आपके फर्स्ट ईयर में अगर आपने 5 काम किया है उसमें से आपको 2 काम ही बेस्ट लग रहा है तो आप अपने पोर्टफोलियो में डालो और उसके बेसिस पे आप सेकेंड ईयर वाले इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो। ज़रूरी नहीं है कि आपने 5 काम किया तो आपको 5 ही डालना है, क्योंकि आपका फोकस ये होना चाहिए कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। भले ही कम काम हो पर वो आपका बेस्ट काम हो। और दूसरी चीज़ जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, कैसे उनको अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहिए, तो पोर्टफोलियो का तो ये मैंने आपको बता दिया कि चाहे आप Behance पे धीरे धीरे अपने प्रोजेक्ट्स डालते रहो, पर आप ट्राई करो कि जो आपका बैकएंड का प्रोसेस है आप उसको भले ही डालो मत, बट आप उसको कैप्चर करते रहो कि मेरा पहला स्टेज ये था, दूसरा स्टेज ये था, तीसरा स्टेज ये था और फाइनल प्रोडक्ट मेरा ये था। तो वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करती है आगे के प्रोजेक्ट्स में और ख़ुद को मोटिवेटेड रखने में। प्लस ये आपके एम्प्लॉयर को पता लगता है जो भी आपको हायर करने वाले, कि आपका ये काम ऑथेंटिक है, ये कहीं से भी कॉपी किया हुआ नहीं है, ये कहीं से भी ऐसा नहीं कि आपने पिंटरेस्ट या कहीं से भी देखा है और वो बस आपने डिलीवर कर दिया है। तो ऑथेंटिसिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जी बिल्कुल, मतलब वो चाहे कितना भी रफ हो, क्योंकि हम जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो वो एक वर्ड से हम कम से कम 100 वर्ड्स को निकालते हैं और तब जाके हम डिज़ाइन पे जाते हैं। तो वो ऐसा तो नहीं कि हम सजा के लिख रहे हो, वो बहुत ही रफ़ होता है, बहुत ही ज़्यादा रफ़ होता है, बट उसको भी आप अपने डिज़ाइन प्रोसेस में डालो ताकि आपका पर्पस ये है कि बस वो ऑथेंटिक लगना चाहिए कि मेरा जो काम है वो एकदम ऑथेंटिक है, वो कहीं से भी किसी और का लिया हुआ नहीं है, तभी एम्प्लॉयर को आप पे ट्रस्ट होगा। तो पोर्टफोलियो में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्किल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, डिज़ाइन फील्ड बहुत बड़ी है, वो आपसे जानना चाहते हैं कि आपके बहुत स्ट्रॉन्ग स्किल्स कौन से हैं जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे। ओके, तो मैं आपको सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताऊँगी, क्योंकि मैंने जब अप्लाई किया था इंटर्नशाला में तो मैं बहुत ज़्यादा मैं अभी भी जो हूँ वो बहुत ज़्यादा लर्निंग के प्रति मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को इंडल्ज रखती हूँ, चाहे वो किसी से भी हो। लाइक मेरे इंटर्न्स भी अगर कोई आ रहे हैं कंपनी में तो मैं अगर उनमें भी मुझे कुछ एक्साइटिंग दिख रहा है तो मैं उनसे सीखना चाहूँगी। तो सॉफ्ट स्किल्स में आपका आता है कि आप अप्रोचेबल हो, आप हेल्पफुल हो, आप डिज़ाइन पे फीडबैक दे रहे हो तो वो कैसे दे रहे हो,
है ना, या फिर ले रहे हो तो कैसे ले रहे हो, पर्सनली नहीं ले रहे हो, ओपन टू फीडबैक हो। तो ये एज अ फ्रेशर भी मैं थी और मैंने ट्राई किया कि मैं अभी भी वही रहूँ। तो एज अ डिज़ाइनर फर्स्ट तो आपका होना चाहिए कि ओपन टू फीडबैक, क्योंकि आप जब डेवलप कर रहे होते हो तो आपको फीडबैक लेना कॉन्स्टेंटली इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो मेंटर हो, आपके प्रोफेसर हो, आपके फ्रेंड्स हो। तो ओपन टू फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड चीज़ है आपके टेक्निकल स्किल्स, जो कि अगर आप यही बहाना दे सकते हो कि कॉलेज में हमें नहीं सिखा रहे हैं क्योंकि कॉलेज में अगर हम जब होते थे तो कहीं ना कहीं पे होता है कि हमें तो कुछ सिखाया ही नहीं, दूसरे को ज़्यादा सिखा रहे हैं, दूसरे कॉलेज में ज़्यादा सिखा रहे हैं, मतलब हम खुद की खामियों को हम कॉलेज पे डाल देते हैं जब हम जूनियर या फिर उस लेवल पे होते हैं। तो वो चीज़ नहीं चलेगी, क्योंकि आजकल हर जगह आपको ट्रेनिंग्स अवेलेबल है, फ्री ट्रेनिंग्स अवेलेबल है, यूट्यूब, इंटर्नशाला इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग मिल जाती है, जो कि जिसमें आपको इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना होता है, आपको वो एक्सक्यूज खत्म हो गया कम ड्यूरेशन में आप, हाँ बिल्कुल। फिर अगर यूट्यूब है, अगर आपको कुछ छोटी मोटी चीज़ें सीखनी है तो आप बस यूट्यूब पे टाइप कर दो कि मुझे ये बता दो बस कि ये प्रोसेस मेरा कैसे हो सकता है। तो हर चीज़ के लिए एक अवेलेबल रिसोर्स है, जिसको आप टाइम टू टाइम अगर अपडेटेड रहो, या फिर आप जब तक नई चीज़ें ट्राई नहीं कर रहे हो तो आप स्टक रहोगे कि मुझे तो आता ही नहीं है, मेरे को तो पता ही नहीं है कैसे करना है। तो वो चीज़ आप ट्राई करो कि आप सीखने के लिए उत्सुक तो हो, पर आप सीख भी रहे हो अपने अपने रिसोर्सेज जो आपको अवेलेबल है। तो मैंने जो स्किल सीखी थी वो मैं अगर बताऊँ तो पहले तो मैंने आपको बताया मेरे फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था, तो कैमरा लेने से पहले जो कैमरा मुझे लेना है पहले तो मैंने उस पर रिसर्च किया था, है ना, कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, मेरे पास जो लाइक बजट है उसमें क्या बेस्ट है। तो अगर मुझे कोई चीज़ में जाना है तो मुझे उसके पीछे की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तब मैं जाके कैमरा खरीदूँगी, है ना, कि स्क्रैच से लेकर के। तो उसके बाद फिर मैं वो चीज़ कैसे वर्क करती है, उस चीज़ के फंक्शन थी वो मैं पूरे टाइम देखती रहती थी कि मुझे बस ये करना है तो करना है। तो नई जनरेशन के पास ये भी एक्सक्यूज नहीं है, बिकॉज़ उस समय तो कैमरास भी इतने अच्छे नहीं होते थे। हाँ, तो कैमरास भी इतने पिक्सेल अब तो फ़ोन में ही सब कुछ आ गया है, इतना कन्वीनियंट हो गया अब सब कुछ। तो क्या मतलब डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं यही बताऊंगी कि अगर आप बोलो कि मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं है ना, तो आजकल ऑनलाइन इतने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके पूरे डिज़ाइनिंग प्रोसेस को इतना कन्वीनियंट कर देते हैं। डिज़ाइनर्स आजकल कैनवा नहीं यूज़ करते हैं, बट एज अ बिगनर मैं सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप कैनवा पे भी डिज़ाइंस एक्सप्लोर कर सकते हो, आप अपने रेफरेंसेस बनाओ। और अगर आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपको इंटर्नशिप नहीं भी मिल रही है, तो आप खुद के प्रोजेक्ट्स उठाओ, खुद के प्रोजेक्ट्स खुद को ब्रीफ दो, तो वो आपको उस डिज़ाइन को आप खुद को एक टाइमलाइन दो और खुद को डिलीवर करो। फीडबैक के लिए आप किसी को भी दिखा दो, अपने कलीग्स को, कि मेरा जो डिज़ाइन पर्पस है वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं। मेंटोर भी मना नहीं करेंगे, उनके बताएंगे कॉलेज टाइम में ये देख लो डिज़ाइन। हाँ, और आजकल मेंटोर्स भी अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन। आप ADP लिस्ट अगर आपने सुना हो तो उस पर आप एनरोल करके आप फीडबैक सेशन कंडक्ट कर सकते हो खुद के लिए। तो वही मैं बोल रही थी कि अगर फीडबैक अगर आपको चाहिए तो आप खुद के डिज़ाइंस बनाओ, और खुद को अगर आप कुछ सेल्फ प्रोजेक्ट नहीं दे रहे हो तो आप प्रॉम्प्ट भी आप ऑनलाइन वेबसाइट पे दे सकते हो, प्रॉम्प्ट जनरेटर पे, कि कोई भी रैंडम प्रॉम्प्ट आपको मिल जाता है ऑनलाइन और आप उस पर डिज़ाइन क्रिएट करो। धीरे धीरे अगर आप ये करते रहोगे तो आपका पोर्टफोलियो भी बनता रहेगा, आप काम भी दिखा सकते हो। तो यहाँ से आप बिल्कुल अपना एक शुरुआत करो। फिग्मा भी अवेलेबल है, फिग्मा इज़ ऑल्सो फ्री सॉफ्टवेयर। तो जो आप एडोबी इलस्ट्रेटर पे कर सकते हो इतना पे करके, अगर आपने फ्री वर्जन नहीं इंस्टॉल किया हुआ है तो अगर स्टूडेंट वर्जन आपको कॉलेज में, तो स्टूडेंट वर्जन नहीं चल रहा होता। हाँ, और अगर वो भी है फिग्मा भी कर सकते हो। हाँ, मतलब कि आप अगर आपको करना है तो आप अपने लिए रास्ता खुद ही बनाते जाते हो, और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल मिल जाती है, लाइक ऑनलाइन अवेलेबल होती है वो चीज़। तो ये हम कर सकते हैं, ये सब टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपके भी स्ट्रॉन्ग स्किल्स कौन से हैं? अभी बोले कि आप इंटर्नशाला में हो, वो कौन से स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं जो आपको बहुत यूनिक बनाते हैं बाकी?
तो जैसे कि जो स्किल्स होते हैं वो आपके जहाँ पे आप काम करो उस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं। तो मेरे स्किल्स की अगर मैं बात करूँ तो मेरा इलस्ट्रेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। इलस्ट्रेशन अब अगर मैं बोलूँ तो वो भी मैंने विद एक्सपीरियंस डेवलप किया है। ऐसा नहीं है कि जब मैं कॉलेज से निकली तो मैं एकदम 100% एज एन इलस्ट्रेटर निकली थी। इसके पीछे भी एक बैक एंड स्टोरी है। तो जब मैं, क्योंकि मेरा बहुत डाइवर्स फील्ड था, तो उस टाइम पे मैं कंफ्यूज थी कि मुझे क्या बेस्ट करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी थी। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी था कि मुझे ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, मैं अपना करियर किस में बिल्ड करूँ। तो वो करते करते मैंने बाकी चीज़ों को देखा, जैसे मर्च वाली चीज़। तो उसमें मैंने क्या किया कि जो ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स मुझे दिखते थे, तो मैं चाहती थी कि मैं अगर इलस्ट्रेशन भी बना रही हूँ तो एक स्टाइल तो मुझे आता है, बट मैं इस स्टाइल को भी डेवलप करूँ खुद में। तो मैं पहले उस जो एग्जिस्टिंग डिज़ाइन है उसको मैं अपने तरीके से बनाने की कोशिश करती थी। फिर मैं जो दूसरे आर्टिस्ट है उसी चीज़ को मैं दूसरे आर्टिस्ट के तरीके से बनाने की कोशिश करती थी। तो ऐसे ऐसे करते करते मेरा एक खुद का एक इलस्ट्रेशन स्टाइल डेवलप होता चला गया। हाँ, और फिर जब मैंने 10 इलस्ट्रेशन बना दिए तो अचानक से मुझे किसी फ्रेंड ने बोला कि अरे ये तो तुम्हारा मतलब स्टाइल बनता जा रहा है। हाँ, और मैंने रियलाइज़ नहीं किया था, मेरा मोटो ये नहीं था कि मुझे अपना एक स्टाइल बनाना है, मुझे ये था कि बस मुझे एक इलस्ट्रेशन को अलग अलग तरीके से दिखाना है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी चीज़ को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपी भी कर रहे हो, मतलब किसी एक इलस्ट्रेशन वर्क को आप कॉपी भी कर रहे हो, तो आपका उसमें वो टच आ ही जाता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप ये चीज़ मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप उसको एज अ अपना पोर्टफोलियो में डाल दो कि किसी और का काम है तो मैंने उसको कॉपी करके पोर्टफोलियो में डाल दिया, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट क्या हुआ कि जब मैं कॉलेज से निकली थी तो मुझे नहीं था कि मुझे इलस्ट्रेटर चलाना है या फ़ोटोशॉप चलाना है, फिग्मा चलाना है, कौन सा, क्योंकि मुझे सॉफ्टवेयर की क्लैरिटी नहीं थी, बट मुझे ये चीज़ बनानी है। तो जैसे जैसे मैं उस चीज़ को मैं, हाँ, जैसे वो टूल मैंने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते करते और सीख लिया था। तो फिर उस चीज़ को बनाते बनाते एक स्टाइल जब आपका डेवलप हो गया तो आप और कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि मेरा ये पर्सनलाइज स्टाइल है। आप उसको धीरे धीरे और रिफ़ाइन करते हो, आप उसकी लाइटिंग सही करते हो, आप उसका टेक्सचर सही करते हो, आप उसमें कलर एक्सप्लोर करते हो। तो बस वो टूल को सीखना आपका पार्ट नहीं होना चाहिए, आपको उसको बेटर करते करते और बेटर करने का आपका टारगेट होना चाहिए। तो मेरा, जैसे मैंने आपको बताया कि इलस्ट्रेशन में भी एक स्टाइल है कि जो वेक्टर स्टाइल होता है, फ्लैट इलस्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं, वो एक चीज़ है। फिर मैंने 3D इलस्ट्रेशंस पे ध्यान दिया। फिर मैंने जो आउटलाइन वाले हमारे कार्टून कैरेक्टर्स जिस तरीके के बनते हैं उस स्टाइल को ध्यान दिया। तो वो सब एक्सप्लोर करते करते मेरा इलस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग हो गया। वो एक पूरा प्रोसेस है, वो जो एक ऐसा नहीं कि एक बार में आपका अचीव हो जाता है। वो अभी भी मैं सीख ही रही हूँ, अभी भी अपने प्रोफेशनल जर्नी में मुझे नए तरीके के काम मिलता है तो मैं बिल्कुल भी उसको घबराती नहीं हूँ लेने से। और वही चीज़ है जो मुझे हेल्प करी है अपना इलस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग करने में। दूसरी चीज़ ये है कि मर्च डिज़ाइन है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंटर्नशिप के टाइम पे मुझे मर्च डेवलप करने का भी मौका मिला था। जो प्रिंटेड बॉक्सेस वगैरह थे तो प्रिंटिंग का भी मुझे थोड़ा एक्सपोजर मिला था। तो वो चीज़ भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर करी और मुझे मौका मिला, इंटर्नशिप हेल्प करी। और अब जाके उसका मुझे और बेनिफिट मिला था कि हाँ, मुझे पता था कि मैंने किया था तो मैंने कॉन्फिडेंटली उस प्रोजेक्ट को लिया था। यहाँ के जो मर्च डिज़ाइनिंग हमने रिसेंटली करी थी उसमें भी मुझे बहुत हेल्प मिली थी। तो मर्च डिज़ाइन हो गई, फिर सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन हो गए, या फिर सोशल मीडिया को मैंने 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैंने थ्रू एंड थ्रू जान लिया है कि कौन सी चीज़ें, किस टाइप के आपके पोस्ट हैं वो चलेंगे सोशल मीडिया पे, किस टाइप के एलिमेंट्स हैं जो नहीं चलेंगे। तो वो सब चीज़ें हैं जो अभी करेंटली मैं मानती हूँ कि मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा फिग्मा विद टाइम मैंने एक्सप्लोर किया है और उसको भी मैं और बेटर करती ही जा रही हूँ, क्योंकि हमें अपडेटेड रहना ही पड़ता है जो हमारे नए टूल्स और सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो वही चीज़ है कि जो अप्रोच है वो लाइक सेम ही होता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है हमारे जो टूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स है उसमें। अगर आप वही डिज़ाइन इलस्ट्रेटर पे बना रहे हो तो उसके डिज़ाइन प्रिंसिपल्स सेम ही रहते हैं, सेम ही। और वही चीज़ आप फिग्मा पे बना रहे हो तो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स आपके सेम ही रहते हैं। तो टूल्स इतने इंपॉर्टेंट है मैं मानती हूँ, बट इतने भी नहीं। बट आपको वो स्टाइल अपना ढूंढना पड़ेगा, स्टाइल भी, और जो लाइक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स है उनको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए।
कि ऐसा नहीं कि आप फिग्मा पे एक ही डिज़ाइन बना रहे हो और एडोबी इलस्ट्रेटर पे अलग बना रहे हो, तो कोई वास्ट डिफरेंस होता है। आउटपुट आपका सेम होता है अगर आपका डिज़ाइन प्रिंसिपल सही हो। तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है कि आप डिज़ाइन में कुछ अगर गलत है तो वो आप पॉइंट आउट कर पाओ कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ बहुत सही है। तो अगर हम कुछ आपके टॉप 3 प्रोजेक्ट को डिस्कस करना चाहें, वो कौन कौन से होंगे इंटर्नशाला में? वैसे तो बहुत सारे हैं, बट मेजरली आपने 3 पूछा है तो मैं आपको बताती हूँ कि रिसेंटली मैंने जो हमारे CEO हैं सर्वेश, उनके लिए मैंने लिंक्डइन के उनके पोस्ट डिज़ाइन करे थे और वो प्रोजेक्ट हमारा कम से कम 2-3 महीने चला था लगातार। उसके साथ उसमें क्या करना होता था कि जो आइडिया जो हमारे दूसरे ब्रांड्स होते हैं जहाँ पे जॉब ओपनिंग्स होती थी, कि फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट में अगर जॉब ओपनिंग है या फिर बुक माई शो पे जॉब ओपनिंग है, तो मुझे उसको क्रिएटिव वे में रिप्रेजेंट करना होता था अपने तरीके में, और वो आइडिएट भी मैं खुद करती थी। तो सोशल मीडिया में इतने मतलब 2 साल अगर मुझे एक्सपीरियंस मिला था, तो उस बेसिस पे ही मैं काम कर पाई उस चीज़ प्रोजेक्ट पे। तो वो एक बहुत डाइवर्स प्रोजेक्ट था जिसमें मुझे आइडिएशन, उसमें मुझे ग्राफिक डेवलपमेंट और एनिमेशन का भी मौका मिला था। और अगर वो एकदम हायर अथॉरिटी के लिए है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि आप अपना बेस्ट एंड बेस्ट डिलीवर करो। तो मुझे उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिला था, मेरा एक बेस्ट प्रोजेक्ट था। उसके अलावा मैंने अभी रिसेंटली इंटर्नशाला के लिए मर्च डिज़ाइन किया था, और वो भी प्रोसेस काफ़ी लंबा था, 2 महीने का वो पूरा प्रोसेस था, जिसमें मैंने पॉसिबल आइटरेशंस दिए थे कि हमारा मर्च कैसा दिखना चाहिए, हमारी जो ब्रांड वैल्यूज़ हैं, हमारी जो कल्चर वैल्यूज़ हैं, उनको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हमारे जो ऑफिस की वाइब है, क्योंकि हमारा ऑफिस खुल चुका था उस टाइम पे, तो लाइक हाइब्रिड से हमने स्विच कर लिया था इन ऑफिस। तो वाइब को देखते हुए मैंने वो मर्ज डेवलप किया था वहाँ पे। उसमें क्या फ़न एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्या कलर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वो सब चैलेंजेस थे कि हमारे जो गेस्ट्स आते हैं उनको भी हम एज अ गिफ्ट अगर दें तो उनको ज़्यादा टैकी नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा किडिश भी नहीं लगना चाहिए। तो ये सब चीज़ों से होलिस्टिक पूरा डेवलपमेंट हो रहा था एज अ डिज़ाइनर मेरा। तो वो एक और स्किल है जो मेरे में ऐड हो गई थी, कि मुझे बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट पे काम करने को मौका मिला था। तो उसमें स्टिकर्स हो गए, डायरी हो गई, उसका कवर हो गया, बुकमार्क हो गया। तो ये सब जैसे जैसे अब मैं डेवलप करती जा रही थी तो मुझे और एक्साइटेड फील हो रहा था, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी जो जैसे मैं मेलर्स वगैरह पे काम करती हूँ, अगर आप थर्ड स्किल की बात करो तो मेलर्स पे काम करती हूँ। तो मेलर्स का डिज़ाइन तो एक पार्ट है, पर हमें दूसरे टीम्स से थीम्स भी मिलते हैं कि आप इस थीम पे बनाओ, हमारी ये कॉपी है बट आप इसको इस थीम पे डिज़ाइन करके हमें डिलीवर करो। तो डिज़ाइनिंग का एक पार्ट हो गया, वो चैलेंज उस थीम में उसको इंक्लूड करना कि हमारे एकदम अलग भी नहीं लगे ब्रांड आइडियोलॉजी से, और एकदम क्लीशे भी नहीं लगे कि किसी एक दूसरे ब्रांड का उठा के लगा दिया। तो उस बैलेंस को ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे आप उसके टारगेट ऑडियंस को भी स्टडी कर रहे होते हो कि किस टाइप के डिज़ाइंस हैं जो हमारे टारगेट ऑडियंस को लाइक एक्साइट करे, या फिर उससे वो कॉल टू एक्शन ले, मतलब जो आपका पर्पस है मेलर का वो फुलफिल हो। तो ये एक अभी थर्ड स्किल है जो थर्ड प्रोजेक्ट है जो मुझे बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। सो आई एम श्योर आज ऑडियंस ने काफ़ी कुछ लर्न किया होगा, स्पेशली अबाउट द पोर्टफोलियो जो हमने डिस्कस किया। सो बिफोर रैपिंग अप द शो, आप कुछ टिप्स शेयर करना चाहेंगे बिगिनर्स के साथ जो अपना करियर बनाना चाहते हैं विजुअल डिज़ाइन फील्ड में? बिल्कुल, जैसे कि अगर हम लाइक कंक्लूड करें, मतलब यही बताऊंगी कि अपने आप को ओपन टू फीडबैक रखो। अपने डिज़ाइन से आप इतने भी ज़्यादा इमोशनली अटैच मत हो जाओ कि अगर कोई आपको फीडबैक दे रहा है तो आप उसको पर्सनली ले लो। दूसरी चीज़, आप टाइम टू टाइम जो अपना काम है उसको सेल्फ जज भी करो कि 1 साल तक मैंने अगर ये काम किया है तो व्हाट्स नेक्स्ट, इसको मैं और बेटर कैसे कर सकती हूँ, और मतलब कि इसमें ही पॉसिबिलिटी ढूंढो। दूसरी चीज़ ये, आप अपना पूरा टाइम लो ये जानने में कि आपका मोस्टली इंटरेस्ट किस चीज़ में है। उस चीज़ पे आप तभी आगे बढ़ो जब आपको पता है कि आपको ये पूरी ज़िंदगी करना है और इसी फील्ड में आपको
और सीखने का इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं कि 1 महीने किया और फिर बोर हो गए कि मुझे इसमें मन नहीं लग रहा क्योंकि वो आपकी लाइफ का सवाल है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये मुझे करना है, भले आपको ड्रॉप लेना हो या फिर भले आपको कुछ एक ब्रेक लेना हो तो आप लो, बट प्रॉपर उस चीज़ को स्टडी करने के बाद उस फील्ड में आओ। नई चीज़ों को सीखने से आप डरो मत कि मेरा तो ये कंफर्ट जोन है, मैं इसी में ही माहिर हूँ। और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने से ये मतलब है कि उसके अराउंड जितनी चीज़ें हैं, जैसे कि टाइपोग्राफी होती है डिज़ाइन में, क्योंकि इलस्ट्रेशन तो आपको बनाना आ गया, बट अगर वो इलस्ट्रेशन आपको किसी बुक कवर में लगाना है या किसी मैगज़ीन कवर में लगाना है तो आपको उसके आगे पीछे के एलिमेंट्स भी आने चाहिए कि टाइपोग्राफी कैसी होनी चाहिए, कलर पैलेट कैसा होना चाहिए। तो उन सब चीज़ों को भी एक्सप्लोर करते रहो। ऑल्सो एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें कि जैसे कि अंजलि ने उस समय बताया कि वो एक्सक्यूज तो बिल्कुल नहीं चलेगा कि कॉलेज ने नहीं सिखाया, हाँ, बिकॉज देयर आर मल्टीपल ऑनलाइन स्किल्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स अवेलेबल। आप अपस्किलिंग कर सकते हो वहाँ से। इवन इंटर्नशाला में भी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स अवेलेबल है। एंड इवन वी हैव प्लेसमेंट गारंटी कोर्स इन द यूआई यूएक्स डिजाइन। तो आप इंटर्नशाला यूएक्स डिजाइन प्लेसमेंट गारंटी कोर्स पे भी एनरोलमेंट कर सकते हो, which comes with guaranteed placement. Plus we have IS clubs in इंटर्नशाला। आप अपनी लाइक माइंडेड कम्युनिटी, बाकी ग्राफिक डिजाइनर्स जो हैं उनसे भी कनेक्ट कर सकते हो थ्रू द डिजाइन क्लब। तो एक बार आप एक्सप्लोर करिए इस क्लब को, आई एम श्योर आपको काफी इससे बेनिफिट मिलेगा। ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स इन इंटर्नशाला। आप वहाँ से भी इंटर्नशिप जोड़ सकते हैं। जैसे अंजलि ने फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप शुरू कर दी थी, आप भी अर्ली स्टार्ट करिए इंटर्नशिप्स, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा बाद में इन चीज़ों का, जैसे कि अंजलि को मिला था बेनिफिट। Also, after the graduation, you can start searching for jobs in internship as well. So, thank you अंजलि। आज का सेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। आई एम श्योर कि जो बिगिनर्स हैं इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, स्पेशली अगर वो डिज़ाइन फील्ड से भी नहीं है, जैसे आपने कॉमर्स से स्विच करके फिर आप डिज़ाइन फील्ड से, तो अगर आप करियर भी स्विच, अपनी फील्ड भी स्विच करके आना चाहते हैं तो आपको भी काफ़ी टिप्स आज के डिस्कशन में मिल गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक्स फॉर हैविंग मी अरुण। मुझे भी इस कॉन्वर्जेसन से अपने पुराने दिन याद आ गए और मुझे बहुत अच्छा लगा शेयर करके। और मैं यही, मतलब अगर आप पूछो तो मैं यही बोलूँगी कि इंटर्नशिप्स आपको उन टाइम पे भी तो हेल्प करती है जब आप प्रोफेशनली कहीं अप्लाई कर रहे होते हैं, बट आपको प्रोफेशनल अगर आप कहीं पहुँच गए हो तो वहाँ पे भी हेल्प कर रही होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच।